तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उसका मैंने कहानी में रूपांतरण किया है। तो आइए हमेशा की तरह बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे हमेशा टोकती थी। कहती थी कि कहीं भी खेलने मत जाओ, अंधेरी जगहों पर या पुराने खंडर बने घरों में जाकर छिपो मत। फिर जब मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों, तो वो कहती थी कि कुछ जगह बाधित होती है। अब उस वक्त मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि बाधित का मतलब क्या होता है, पर एक दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मुझे समझा दिया कि जगह बाधित होती है, इस बात का असल में क्या मतलब होता है। उस दिन मैं सुबह 6 बजे ही घर से निकल गई थी। मेरा ग्रुप यानी हम 4 लोग थे। प्रसाद जो डायरेक्टर था, मीनल प्रोडक्शन डिजाइनर थी और कौशल डीओपी था, मतलब कैमरामैन, और मैं स्टिल फोटोग्राफर। प्रसाद को एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनानी थी और उसके लिए उसने इंटरनेट से कोई फोटो ढूंढकर वहां की कुछ जानकारी निकालकर वहां जाने का तय किया था। अब उसे ये फिल्म कोंकण के एक पुराने वाड़े यानी एक बड़ी पुश्तैनी हवेली में शूट करनी थी। आज लोकेशन की रेकी थी, मतलब हम वहां निरीक्षण करने वाले थे। मुझे उस वाड़े की तस्वीरें लेनी थी, हर एंगल से। रोशनी कहां से आती है, कहां परछाइयां पड़ती है, कौन से कोने कैमरे के लिए अच्छे हैं, यह सब तय करना था। अब ये वाड़ा रत्नागिरी के पास एक छोटे से गांव में था। फोटो देखकर सबने हाँ कह दिया था, क्योंकि वो वाड़ा हमारी फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। बहुत पुराना, खपरेल की छत वाला, समुद्र के किनारे पर, और वाड़े के ऊपर फोटो में उसकी एक खिड़की दिख रही थी। यही वो खिड़की है जहां से भूत एक सीन में बाहर देखेगा। प्रसाद मीटिंग में यह हंसते हुए बोला था। तब हम सब हंस रहे थे, पर आज मुझे वो सब याद भी आता है तो शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह मैं अकेले ही निकली थी, क्योंकि मुझे पुणे में एक काम था। एक पुराने क्लाइंट का फोटोशूट करना था। वो सुबह खत्म हुआ और मैं वहां से सीधे निकल पड़ी। अब प्रसाद, मीनल, कौशल वो मुंबई से सुबह 10 बजे निकलने वाले थे। यानी मैं अगर दोपहर 3 बजे पहुंचूंगी तो वो भी लगभग 3 या 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने प्रसाद को पहले ही व्हाट्सएप कर दिया था, मैं डायरेक्ट आ रही हूं, और उसने बस ओके कहकर जवाब दिया था। घर के मालिक को बोल देता हूं, वो तुम्हें चाबी दे देगा, और बस इतना ही रिप्लाई किया था। रत्नागिरी के बाद का जो रास्ता था, वो रास्ता मुझे आज भी सपनों में आता है। डामर की सड़क एक मोड़ पर खत्म हो गई, फिर कच्चा रास्ता आया, फिर एक पगडंडी। आखिरी का 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि ऑटो आगे नहीं जा रहा था। ऑटो वाला मुझे बोला, दीदी अगर आपको वापस आना हो तो मुझे कॉल कर देना, और मैं पैदल ही निकल पड़ी। दोनों तरफ नारियल के पेड़ थे। आगे समुद्र की आवाज आ रही थी। खारी हवा थी। धूप बहुत तेज थी। तब दोपहर के 3:30 बज रहे थे। कैमरे का एक बैग मेरे कंधे पर था और कपड़ों का दूसरा बैग मेरे हाथ में था। मुझे वाड़ा दिखा और मैं ठिठक गई। फोटो में जो देखा था उससे वो काफी अलग था। फोटो में वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, असलियत में वो जिंदा लग रहा था, जैसे आज भी वहां कोई रह रहा हो। मैंने कैमरा निकाला और पहला फोटो लिया, उसी वाड़े का, सामने से। शटर की आवाज उस सन्नाटे में मुझे बहुत तेज लगी। मकान मालिक मधुकर भागवत वही आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। 60 के आसपास की उम्र होगी। लंबे, दुबले पतले, सफेद बाल, आंखों में एक थकान जो उम्र के हिसाब से तो सही थी, पर उसके परे कुछ और भी था, एक अजीब सी चौकन्नाहट। मेरे पास आकर उन्होंने मुझे पूछा, तृषा दीदी? जी हाँ। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। आपका ग्रुप आ रहा है, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। वो एक पल के लिए रुके, फिर जेब से चाबी निकाली और वही चाबी वो मेरे हाथ में देते हुए बोले,
ये चाबी है सामने के दरवाजे की। सारे कमरों के दरवाजे कुंडी लगाकर बंद किए हुए हैं। आपके दोस्त जब तक आ रहे हैं तब तक आप नीचे किसी कमरे में आराम कर सकती है। बस दुछत्ती पर किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। मैंने बस सिर हिला दिया। वो मुड़ने ही वाले थे कि वो फिर रुक गए। तुषा दीदी, एक और बात, शाम हो जाए तो यहाँ रुकना मत। अब मेरे चेहरे पर सवालिया निशान आ गया था। क्यों? वो जवाब देने से पहले थोड़ी देर रुके। किसी को सच बताना है या फिर बात टालनी है, ये तय करने में इंसान को थोड़ा वक्त लगता है। पर कुछ सोचकर वो बोले, ऐसा कुछ खास नहीं है, पर इस घर को लेकर बहुत सी बातें चलती है। रात को कभी कभी यहाँ आवाज़ आती है, ऐसा लोग कहते हैं। लोगों को यहाँ आने से भी डर लगता है। बेकार में जहर की परीक्षा क्यों लेनी, है ना? मैं उनकी बात पर मुस्कुराई, दोबारा मुस्कुराई। पर अब मुझे पता है वो मुस्कुराहट कितनी बेवकूफ़ी भरी थी। मैं 1 घंटे में निकलने वाली हूँ। ग्रुप जैसे ही आएगा हम लोग दूसरी जगह रुकने वाले हैं। मैंने नॉर्मल सा जवाब दिया, ठीक है, और चाबी जाते वक्त घर पर दे जाना। मैं रात को घर पर नहीं रहूँगा। मेरा बेटा रत्नागिरी में है, आज उसी के पास जा रहा हूँ। कल वापस आ जाऊँगा। घर कहाँ है आपका? उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वहाँ बार के अंदर। दरवाजे की कुंडी पर भी रख दोगी तो चलेगा। ठीक है। शायद मैंने उस घर को देखा था। पगडंडी से आते समय बाईं तरफ एक खपरेल का घर था, मीडियम साइज का। वो निकल गए। पगडंडी से जाते हुए उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, बस उस वाड़े की तरफ। शायद नहीं, वाड़े की ऊपर वाली खिड़की की तरफ। मुझे तब उनकी उस नज़र का मतलब समझ नहीं आया। मैं अंदर गई। वाड़े का दरवाजा भारी था, लकड़ी का। दरवाजा खोलते वक्त वो चरमराया, किसी बूढ़े जानवर की आवाज की तरह। अंदर जाते ही बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि बाहर मई महीने की तपती धूप थी और अंदर एकदम ठंड। अंदर की हवा अलग लग रही थी। बाहर समंदर होने के बावजूद वो खारी नहीं थी। अंदर एक अलग ही गंध थी, पुरानी लकड़ी की, सीलन भरी दीवारों की, और उसके परे एक भारी सी बदबू। किस चीज की थी ये मैं समझ नहीं पा रही थी। पर मैंने अपना बैग वगैरह एक तरफ रखा और कैमरा हाथ में लिया। तुरंत अपना काम शुरू कर दिया ताकि बाकी लोग आए तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो। नीचे का दालन काफी बड़ा था। एक तरफ रसोई थी, दूसरी तरफ एक सोने का कमरा था। वहीं एक कोने में एक पुराना मंदिर था, पर बिल्कुल खाली। न कोई फोटो, न कोई मूर्ति, बस एक खाली ताक। मैं एक एक करके घर की तस्वीरें खींच रही थी। खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। खंभों की परछाइयां जमीन पर पड़ रही थी। कहीं कहीं मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वो शायद काफी महीनों से वैसे ही थे। शायद पिछले कुछ महीनों से यहां कोई आया गया नहीं था। मैं बस फोटो खींचती रही, और फोटो खींचते वक्त मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। पता नहीं कैसे 1.5 से 2 घंटे बीत गए, और फिर मैं रुकी और ऐसे ही फोन को देखा। शाम के 5 बज चुके थे। प्रसाद का एक भी मैसेज नहीं था। मैंने उसे टेक्स्ट किया, कहाँ हो तुम लोग, मैं पहुंच गई हूं। मैसेज भेजा, पर एक ही टिक आया, यानी मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। नेटवर्क की दिक्कत थी। मैं बाहर आंगन में आ गई। फोन ऊपर उठाया, इधर उधर घुमाया। दूर एक जगह कोने में नेटवर्क मिला, सिर्फ एक डंडी, पर मैसेज सेंड हो गया। फिर मैं रिप्लाई का इंतजार करने लगी, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया, रिंग गई, पर किसी ने उठाया नहीं। मीनल को भी कॉल किया, उसने भी नहीं उठाया। फिर मैंने कौशल को कॉल ट्राई किया, पर उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे किसी चीज की आवाज आई ऊपर से। उस वक्त मैं आंगन में खड़ी थी। कैमरे का बैग मेरे कंधे पर था और मैंने ऊपर देखा। दुछत्ते की वही खिड़की जो फोटो में दिख रही थी, बिल्कुल सामने थी। छोटी, चौकोर
और धुंधले कांच वाली। और जब मैं वहां देख रही थी, उस खिड़की के पीछे कुछ हिला, एक साया, हल्का सा, बस एक पल के लिए। और तब मैं एक पल के लिए सन्न रह गई और फिर गौर से देखा, खुद को समझाया, पेड़ की परछाई होगी, हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, या फिर अंदर कोई कबूतर वगैरह होगा। मैंने कैमरा जूम किया, खिड़की पर फोकस किया और शटर दबा दिया। उस खिड़की की एक तस्वीर ले ली और फिर मैंने स्क्रीन पर देखा, वो खिड़की खाली थी, कांच के पीछे बस अंधेरा था। मैं खुद पर ही मुस्कुरा दी। हॉरर फिल्म की रेकी करने आई हूं और मैं खुद ही डर रही हूं। मैंने मन से उस बात को निकाल दिया। घड़ी का कांटा अब और आगे खिसक चुका था और तभी प्रसाद का मैसेज आया, तुषा माफ करना, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम चिपलून में ही अटक गए हैं, आने में और देर लगेगी, आज शायद नहीं पहुंच पाएंगे, कल सुबह निकलते हैं, तब तक तुम किसी होटल में रुक जाओ, मैं तुम्हें ऑनलाइन पैसे भेजता हूं। मैसेज पढ़कर मैंने एक लंबी सांस ली और फिर टाइप किया, ठीक है, मैं रत्नागिरी लौट जाती हूं। पर मैसेज भेजने से पहले मैं रुक गई। रत्नागिरी यहां से 30 किलोमीटर दूर था। ऑटो वाले को कॉल भी करती तो पता नहीं वो कितनी देर में आ जाता। और अब अंधेरा भी बढ़ रहा था। पगडंडी से वापस मेन रोड तक जाने में ही कम से कम 15 मिनट लगने वाले थे। मैंने बाड़ी की तरफ देखा। मेरे पास खाने का सामान था जो मैंने दोपहर को रुकने पर लिया था। पानी की एक बोतल थी, कैमरा था और फोटो इंपोर्ट करने के लिए लैपटॉप भी था। मतलब मैं यहां आराम से रात बिता सकती थी। बस एक रात की ही तो बात थी। पर तभी मकान मालिक के शब्द मुझे याद आ गए, शाम हो जाए तो यहां रुकना मत। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि रात को यहां आवाजें आती है? आवाजें तो कहीं भी आती है। पुराना घर है, लकड़ियां सिकुड़ती और फैलती है, चूहे होते हैं, पंछी होते हैं। ये लोगों का बस अंधविश्वास होगा। मुझे इस बात से डरना नहीं चाहिए। और चाबी तो मेरे पास है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। और मैंने फैसला कर लिया और उसे दूसरा मैसेज भेजा, ओके प्रसाद, मैं रात को यहीं रुक रही हूं, इसी वाड़े में, कल मॉर्निंग में आ जाना। उसने सिर्फ मुझे ओके रिप्लाई किया। उसके बाद मैंने फिर से मैसेज भेजा, नेटवर्क यहां कमजोर है, कल देखते हैं। उसने फिर से रिप्लाई किया, ओके टेक केयर। पर जैसे ही अंधेरा घिरा, वाड़े ने जैसा अपना रंग बदल दिया। फिर भी मैं उसे नजरअंदाज कर अंदर चली गई। अंदर से दरवाजा बंद किया और सारी कुंडियां चढ़ा दी। नीचे के दालान में एक बल्ब था, मैंने उसे जला दिया, पर उसका उजाला पीला और मध्यम था, जो कमरे के सारे कोनों तक नहीं पहुंच पा रहा था। वहां के सारे कोनों में बस अंधेरा भरा पड़ा था। मैं फिर से खुद पर मुस्कुराई। फोटोग्राफर हूं, रोशनी और परछाइयों का खेल तो मेरे काम का हिस्सा है। मुझे इन सब चीजों की आदत होनी चाहिए। इससे डरने की कोई वजह नहीं है। मैंने खाना निकाला और जल्दी जल्दी खा लिया। भूख नहीं थी पर खाना था, इसलिए खा लिया। फिर मैंने ऊपर एक कमरे में जाने का तय किया, सोने वाले कमरे में। वहां बैठने के लिए एक कुर्सी और एक पुराना बेड था, जहां बैठकर मैं शांति से अपना काम कर सकती थी। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा बेडरूम था, पर सीढ़ियों पर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आराम से ऊपर चली गई। वो कमरा मैंने पहले फोटो खींचते वक्त देखा था, पर एक जगह मेरा ध्यान नहीं गया था। वो ये कि वहीं अंदर एक तरफ कुछ और सीढ़ियां थी, जो कि और ऊपर कहीं जा रही थी, छत पर या शायद दुछत्ती की तरफ। पर मैंने सोचा कि इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं, और इसलिए मैं सीधे कमरे के अंदर चली गई। लकड़ी का पलंग, सफेद चादर और बाकी छोटा मोटा पुराना सामान। वहां जो खिड़की थी उससे समंदर दिख रहा था, रात का काला समंदर। लहरों की आवाज इतनी दूर से यहां तक आ रही थी। मैंने बैग रखा, कैमरा निकाला और लैपटॉप खोल लिया। फिर सब फोटो चेक करते हुए उन्हें इंपोर्ट करना शुरू किया। एक एक फोटो स्क्रीन पर आ रही थी, बाड़े की, फ्रंट की, साइड की, आंगन की, खंभों की
और खिड़कियों की, और फिर वो फोटो आई, दुछत्ती की खिड़की वाली, जिसे मैंने जूम किया था। मैंने फोटो को बड़ा करने के लिए क्लिक किया और एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। खिड़की के कांच के पीछे अंधेरे में मुझे एक चेहरा दिख रहा था। साफ नहीं था, धुंधला था, पर था। लग रहा था जैसे लंबे बाल थे जो आगे चेहरे पर आए हुए थे। किसी औरत का चेहरा लग रहा था। आंखें आंखें दिख नहीं रही थी, पर लगा जैसे वो मुझे देख रही हो, नीचे मेरी तरफ। मैंने फोटो को और जूम किया। वहां कुछ था, सचमुच था। मैं एकदम पीछे हट गई और लैपटॉप को आगे धकेल दिया। फिर खुद को समझाया कि ये पैराडोलिया इफेक्ट है, मतलब एक इंसानी दिमागी फेनोमेनन जिसमें हमारा दिमाग कहीं भी चेहरा ढूंढ लेता है। रंग, आकार, रोशनी और परछाई का खेल। कांच पर दाग धब्बे थे। मेरा दिमाग शायद उन्हें आपस में जोड़कर कोई चेहरा बना रहा था। मैंने फोटो बंद की, लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। समुद्र के काले पानी पर चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, और जब मैं समुद्र की तरफ देख रही थी तभी ऊपर से किसी चीज की आवाज आई। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई चीज नीचे गिरी हो, और उसके बाद कदमों की आहट, हल्के धीमे कदम, जैसे वो चीज एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही हो। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ पलों के लिए मैं सांस लेना ही भूल गई थी। जब मैंने उसे गौर से सुनने की कोशिश की तो वो आवाजें बंद हो गई। सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया, और फिर मैं आकर पलंग पर बैठ गई। दोबारा कान लगाकर सुनने की कोशिश की। फिर 1 मिनट बीत गया, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर इस बार चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई, क्योंकि उसके पीछे छिपा एक हल्का सा डर अब बाहर आने की कोशिश कर रहा था। पर मैंने खुद को समझाया, शायद कबूतर, पक्का कबूतर ही होगा, या कोई पंछी, या फिर कोई चूहा होगा। पंछी उड़ते हैं, चीजें गिरती है, ये सब नॉर्मल है। इसमें इतना सोचने जैसी कोई बात नहीं है। जितना ज्यादा सोचूंगी दिमाग उतनी ही बातें गढ़ेगा। और तब मैंने फोन देखा। रात के 8:30 बज चुके थे। बाहर पूरा घना अंधेरा था, और तभी ऊपर फिर से एक आवाज हुई। इस बार वो आवाज अलग थी। कोई किसी चीज को जैसे घसीट रहा था, धीरे धीरे, और उस घसीटने की आवाज के बीच एक बहुत धीमी और एक नई आवाज आ रही थी, शायद रोने जैसी, किसी औरत की। पर फिर भी मैं पलंग से उठी नहीं। खुद से कहा कि हिलना मत, सुनना मत, ऊपर मत देखना, ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है। कोई पंछी या कोई जानवर ही होगा। हवा चल रही है, लकड़ी चरमरा रही है, और उसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा होगा। पर वो आवाज किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और उस आवाज में एक दर्द था, गहरा पुराना दर्द, जैसे कोई सालों से एक ही जगह पर बैठकर रो रहा हो। वैसी ही थकी हुई आवाज। मैंने फोन उठाया, प्रसाद को कॉल किया। रिंग नहीं गई, नेटवर्क बिल्कुल गायब था। मैं फोन को हाथ में पकड़े खड़ी रही। खिड़की के पास चली गई। लगा शायद खिड़की के पास नेटवर्क मिल जाएगा। एक डंडा आया, लेकिन बस एक पल के लिए, और तुरंत चला गया। मैंने मैसेज भेजने की कोशिश की, प्रसाद कहाँ हो तुम सब, पर एक ही टिक रहा। मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। मैंने गुस्से में अपना फोन पलंग पर फेंक दिया। खिड़की से बाहर देखा, नीचे समंदर था, काला समंदर। लहरें उठ रही थी, पर अब उनकी आवाज नहीं आ रही थी। और तभी आंगन में कुछ हिला। मेरा ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि कोई है, आंगन में नहीं, पर यहीं कहीं, बाड़े के अंदर, मेरे बिल्कुल आसपास। पर वो मुझे दिख नहीं रहा है। वो एहसास सबसे ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किस बात का डर लग रहा है। मुझे बस उस डर की मौजूदगी महसूस हो रही थी,
मैंने खिड़की बंद की, दरवाजे की कुंडी लगी है या नहीं ये चेक किया, फिर वही रखा पीतल का एक बड़ा फ्लावर पॉट अपने पास लाकर रख लिया और फिर से मैं वैसे ही बैठी रही। रात के 10 बज गए थे, पर मैंने पलंग नहीं छोड़ा। ऊपर से आने वाली वो आवाज अब बंद हो चुकी थी। पिछले 20 मिनट में कुछ नहीं हुआ था। मैं पलंग पर बैठी थी, मेरे पैर नीचे नहीं थे, पलंग के ऊपर थे, घुटनों को छाती से सटाए हुए। मुझे पता था ये गलत है। मुझे एक समझदार लड़की की तरह बर्ताव करना चाहिए, कोई किताब पढ़नी चाहिए या फिर सो जाना चाहिए। यह डर बस बेवकूफ़ी है। वाड़े में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूं। यह सब सोच सोचकर मेरा दिमाग एकदम थक चुका था। मैंने शांति से सोने का फैसला किया। फ्लावर पॉट को वहीं सिरहाने रखा और धीरे से लेट गई। काफी देर तक मैं लेटी रही, पर डर की वजह से मेरी आंखें खुली ही थी। लेकिन मेरी आंखें अब भारी थी, बहुत भारी। उनमें सफर की थकान थी, डर की थकान थी। पता नहीं कब आंखें मूंद गई और मेरी नींद लग गई। पर फिर से किसी चीज की आवाज आई, एक अजीब से चरमराने की आवाज। और उस चरमराने की आवाज से मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। लगा कि दरवाजा खुल रहा है और वहां कोई है जो मुझे देखना चाहता है। और इस ख्याल से मैं अचानक उठकर बैठ गई। सामने देखा तो दरवाजा बंद था। धड़कनें तेज हो गई थी, माथे पर पसीना उभर आया था। मैंने अपने आप को शांत किया और समझाया कि मन का डर अब बढ़ता जा रहा है और शायद इसी वजह से मुझे अजीब अजीब वहम हो रहे हैं। मैंने तय किया मुझे दोबारा नीचे जाना चाहिए, दालान में। वहां लाइट जल रही है। अगर मैं इस अंधेरे कमरे में अकेले रही तो डर कम नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ता ही जाएगा। मैं पलंग से उठी, अपना बैग उठाया, कैमरा, फोन सब उठा लिया और फिर मैं दरवाजे के पास चली गई। धीरे से दरवाजा खुला। बाहर छोटा कॉरिडोर था। नीचे दालान में जल रहे बल्ब की हल्की रोशनी ऊपर आ रही थी। वो कॉरिडोर संकरा था। एक तरफ सोने का कमरा था और दूसरी तरफ वहीं ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी। मैंने सीढ़ियों की तरफ नहीं देखा, पर मुझे महसूस हुआ वहां ऊपर वो दरवाजा खुला हुआ है। दिमाग में एक और ख्याल आया कि जब मैं ऊपर आई थी तब तो यह दरवाजा बंद था, फिर अब। पर मैं उस ख्याल को छोड़कर बाईं तरफ मुड़ी, नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर। पहली सीढ़ी उतरी, फिर दूसरी, और तभी पीछे से एक आवाज आई। कोई सीढ़ियां उतर रहा था, दुछत्ती से। कदम हल्के थे, लकड़ी पर सरकते हुए, नीचे आते हुए। मैं वहीं के वहीं ठिठक गई, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर देखती तो शायद डर के मारे वही पत्थर बन जाती। शायद मैंने इसीलिए नहीं देखा। सामने देखते हुए मैं फिर सीढ़ियां उतरने लगी। 1, 2, 3। पीछे से कदम भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। 1, 2, 3। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। वो कदम, उन्होंने रफ्तार नहीं बढ़ाई थी, उनकी वही रफ्तार थी, धीमी, लगातार, किसी सांस की तरह। लेकिन मेरे पीछे कुछ आ रहा है। इस एहसास से बदन पर बार बार रोंगटे खड़े हो रहे थे। और फिर वैसे ही मैं नीचे पहुंच गई, दालान में आई, लाइट की तरफ भागी और फिर पीछे मुड़कर देखा सीढ़ियों पर वहां कोई नहीं था। पर सीढ़ी के आखिरी पायदान पर एक पैर का निशान था, जो कि मेरे पैर का नहीं था। छोटा सा, गोल, जैसे किसी ने गीला पैर रखा हो। और फिर वो अचानक से गायब हो गया। अब मैं दालान के बीचों बीच खड़ी थी, सारी दीवारों की तरफ देखते हुए। रात का 1:30 बज रहा था। मैंने अपना फोन निकाला। नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं था। मैं रसोई में गई। वहां एक कोने में एक चाकू पड़ा था। उसे मैंने उठाया और अपने हाथ में रख लिया। पर मैं जानती थी कि यह सरासर बेवकूफी थी। चाकू से क्या ही होने वाला था, क्योंकि वहां मुझे जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो यकीनन इंसानी नहीं था। लेकिन चाकू मेरे हाथ में था
और इसी बात से मुझे थोड़ा हौसला मिला। मुझे किसी चीज का सहारा तो था। मैं वापस दालान में आई, लाइट के नीचे कुर्सी पर बैठ गई, चाकू हाथ में, फोन बगल में और कैमरा छाती से सटा हुआ। तय किया, सुबह होने तक यही बैठना है, जरा भी नहीं हिलना है और बस आंखें खुली रखनी है। रात के 2 बज चुके थे। तभी अचानक लाइट टिमटिमाई। वो पीली रोशनी एक बार धुंधली हुई, फिर वापस आई, फिर धुंधली हुई, फिर वापस आई। मैंने ऊपर देखा तो वो पुराने बल्ब की रोशनी कम ज्यादा हो रही थी। वायरिंग पुरानी होगी। एक बार फिर मैंने अपने मन को झूठी तसल्ली दी। बल्ब का टिमटिमाना बंद हुआ, नॉर्मल हो गया और फिर 1 आध मिनट बीता। फिर दोबारा वो धुंधला हुआ और धुंधला और फिर वो बंद ही हो गया और बस एक पल में पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। खिड़की से बस चांदने की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने कोई हलचल नहीं की, बस अपना फोन ढूंढा और फ्लैशलाइट जला दी। एक तेज सफेद रोशनी एक दिशा में गई। मैंने उसे तेजी से अपने आसपास घुमाया, पर कमरा खाली था। इतने में मेरे पीछे वाला बल्ब जल उठा, वही धुंधली सी पीली रोशनी। मैंने एक बार पीछे देखा और डर के मारे तुरंत सामने देखने लगी, और वही सामने की दीवार पर, बल्ब के ठीक सामने वाली दीवार, वहां मुझे एक परछाई दिख रही थी। मेरी ही परछाई, कुर्सी पर बैठी हुई, एक हाथ में चाकू पकड़े हुए। पर मैं हिली नहीं। पर वो परछाई हिली। एक पल के लिए मेरा बदन कांप उठा। डर की एक तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो परछाई धीरे धीरे ऊपर उठी, दीवार पर एक आकार लेने लगी और फिर वो पूरी तरह खड़ी हो गई। पर मैं किसी पुतली की तरह बैठी रही कुर्सी पर। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने बस चाकू कसकर पकड़ लिया, पर वो परछाई एकदम स्थिर खड़ी थी। और तभी परछाई ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। मुझे उस परछाई में आंखें दिखी, 2 छेद दीवार के पुराने रंग के बीच। वो मुझे देख रही थी, मेरी ही तरफ। मैं जोर से चिल्लाई और तेजी से वहां से उठी। मोबाइल नीचे गिर पड़ा, बैग भी बगल में जमीन पर जा गिरा। पर फिर भी मैं उठी। रात के कितने बजे थे पता नहीं, पर मुझे अब पक्का लग रहा था मैं यहां सुबह तक जिंदा नहीं बचूंगी। यहां जो कुछ भी है वो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। कौन थी पता नहीं, पर वहां कुछ तो था जो मेरी समझ के बाहर था। मैंने बस फैसला कर लिया कि दरवाजा खोलना है, बाहर निकलना है, पगडंडी पर भागना है, मधुकर के घर की तरफ। मधुकर घर पर नहीं है पता है, पर कहीं आसपास कोई ना कोई तो होगा, कोई तो मिल जाएगा। मैं जिस तेजी से उठी उसी तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा बंद था, कुंडी अंदर से लगी हुई थी। मैंने कुंडी खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और ठीक उसी पल पीछे से मुझे कदमों की आवाज आई। कोई मेरे पीछे था, चलकर आ रहा था दरवाजे की तरफ। मैं सारी कुंडियां एक एक कर खोलने लगी, झटपटाने लगी। मेरे पास बस कुछ ही पल थे। वहां क्या होने वाला था मुझे कुछ पता नहीं था। और वही कदम ठीक मेरे पीछे आकर रुक गए, बस एक सांस की दूरी पर। मैं थर-थर कांप रही थी और बस थोड़ी हिम्मत की, उसी पल दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकली। और तब इच्छा न होते हुए भी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही दरवाजे के अंदर ठीक मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे काले उलझे हुए बाल इतने घने थे कि उसका चेहरा मुझे दिख नहीं रहा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि मैंने झट से दरवाजा खींच लिया। बाहर से कुंडी लगाने की कोशिश करने लगी, तभी दरवाजा थरथराया। दरवाजे को धकेला जा रहा था अंदर से। मैंने जैसे तैसे कुंडी चढ़ाई और मैं पीछे हट गई। दरवाजा फिर थरथराया, इस बार बहुत जोर से, और उस पल मैं सांस लेना ही भूल गई। फिर एक बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज आई, दरवाजा खोल।
वो उसी औरत की आवाज थी, सूखी पुरानी। दरवाजा खोल, मुझे बाहर आना है। पर मैं कुछ नहीं बोली। दरवाजा खोल। इस बार दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया गया, अंदर से, ऊपर से, नीचे से, एक साथ, जैसे किसी ने अपनी पूरी ताकत उस दरवाजे पर लगा दी हो। मैंने पीछे देखा, हर तरफ बस घना अंधेरा था। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा मोबाइल तो अंदर ही छूट चुका है। और उसी वक्त अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी कि लगा अंदर जो कुछ भी है वो बहुत खूंखार हो गया है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब वो किसी भी हालत में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं बिना कुछ सोचे बस भागी। जो कुछ भी धुंधला सा दिख रहा था उसमें रास्ते का अंदाजा लगाते हुए मैं बस भागने लगी, आंगन से पगडंडी की तरफ, पगडंडी से और आगे। मेरा फोन, कैमरा, कपड़े, बैग, सब कुछ वाड़े में ही रह गया था। आंगन से बाहर निकलने पर चांद की रोशनी में मुझे पगडंडी दिखने लगी। दोनों तरफ नारियल के पेड़ थे, उनकी परछाइयां रास्ते पर पड़ रही थी और उन परछाइयों में मुझे बार बार लग रहा था कि वहां कोई है जो मुझे देख रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। मैं मधुकर के घर की तरफ भागी। कुछ देर बाद वो घर दिखा, खपरेल वाला, पगडंडी से बाई तरफ। मैं बाड़ के पास पहुंची, दरवाजे को धक्का दिया पर दरवाजे पर ताला लटका था। और तब मुझे याद आया कि वो तो रत्नागिरी चले गए हैं। मैंने मुड़कर पीछे देखा, पगडंडी पर एक साया खड़ा था। शायद उसी औरत का। लंबे बाल, सफेद साड़ी जो गीली थी, और वो चल रही थी धीरे धीरे मेरी तरफ। मैं बाड़ के पास नीचे बैठ गई, वहीं छिपने की कोशिश की, पर वहां छिपने जैसी कोई जगह थी ही नहीं। बाड़ छोटी थी, ऊपर से मेरा सिर दिख जाता। मैं आगे भागी। मधुकर के घर के पीछे एक रास्ता था, कहां जा रहा था पता नहीं, पर वो एक पगडंडी जैसे दिख रही थी। मैं उस पर भागने लगी। पैरों में पत्थर लगे, एक पेड़ की टहनी गाल को खरीचते हुए निकल गई। सांस उखड़ रही थी पर मैं रुकी नहीं। पीछे से वो और करीब आ रही थी और ठीक उसी पल सामने से एक तेज रोशनी दिखने लगी, जैसे कोई चीज मेरी तरफ ही आ रही हो। मैं रुक गई। अब वो डर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं रुकी और बहुत जोर से चीखी। पर आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। बस इतना महसूस हुआ कि मेरा शरीर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक गाड़ी में थी। वो प्रसाद की गाड़ी थी। पर जब वो आए तब सुबह के 5 बजने में बस 15 मिनट बाकी थे और मैं रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच पगडंडी के आखिरी छोर पर पड़ी थी, गीली, खरोचों से भरी हुई और कांपती हुई। गाड़ी रुकी और कौशल नीचे कूद कर आया। तृषा, तृषा क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोली। मीनल भी नीचे आई। दोनों ने मुझे गाड़ी में बिठाया, चेहरे पर पानी छिड़का और पानी पिलाया। तुम इस वक्त यहां रास्ते पर क्या कर रही थी और वाड़ा कहाँ है? प्रसाद ने पूछा। मैंने उंगली से पगडंडी की तरफ इशारा किया और किसी बेहोश जैसा कहा, वहां पर मत जाओ प्लीज, वहां मत जाओ। प्रसाद ने मेरी तरफ देखा। मीनल ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। ठीक है, नहीं जाएंगे, हम रत्नागिरी चल रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई, मुड़ी और वापस निकल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पगडंडी के आखिरी छोर तक। अब वहां कुछ नहीं था और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई, मोड़ आया और सब कुछ ओझल हो गया। वो मुझे रत्नागिरी के एक अस्पताल में ले गए। हाथ पैरों पर खरोंचे थी, थोड़ा बुखार था पर कोई गंभीर बात नहीं थी। पूरी तरह होश में आने के बाद मैंने प्रसाद को सब कुछ बताया। वो बस सुनता रहा। आखिर में प्रसाद बोला, तृषा, हम वो वाड़ा कैंसिल कर रहे हैं।
कोई दूसरी लोकेशन ढूंढ लेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मैं घर लौट आई। कुछ हफ्ते बीत गए। मैंने वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी, वाड़े की, आंगन की, खिड़की की, सब की सब। पर कल ही एक पुराने कैमरे के एसडी कार्ड पर मुझे एक बैकअप मिल गया। मैं उसे डिलीट करना चाहती थी, पर अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। मैंने एक फोटो खोली, ऊपर की, उस छोटी सी खिड़की वाली। उसे जूम किया। चेहरा चेहरा अब बिल्कुल साफ था, पहली बार देखने से भी ज्यादा साफ। वो एक औरत ही थी। लंबे बाल, खाली आंखें और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान की लकीर। और फिर मैंने वो फोटो बंद कर दी और उन सब फोटोज को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।